हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं वो विषय है भारतीय रिजर्व बैंक। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया था केंद्रीय बैंक क्या है और केंद्रीय बैंक का उद्भव कैसे हुआ, इसके कार्य क्या है, इनके बारे में चर्चा की थी। आज उन्हीं परिप्रेक्ष्य को लेते हुए हम भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भारतीय रिजर्व बैंक को हम भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो इस बैंक के द्वारा अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में कौन से कार्य किए जाते हैं और किस किस कार्यों को संपादन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है, इससे संबंधित अध्ययन आज की इस क्लासेस में हम देखेंगे। जो भी छात्र इस क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं उन छात्रों से पिछली क्लासेस में हमने एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में अभी तक मुझे प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ। मैंने पूछा था आपसे कि कौन सा ऐसा देश है जिस देश में एक से अधिक केंद्रीय बैंक हैं, तो इसका उत्तर है अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें एक से अधिक केंद्रीय बैंक हैं। एक और क्वेश्चन मैंने इसी के दौरान आपसे पूछा था कि अमेरिका में कितने केंद्रीय बैंक हैं। इसके प्रत्युत्तर के लिए अभी मैं आपको छोड़ता हूं, आप इसे जरूर सर्च करिए नेट पर और उत्तर देने की बात करिए कि भारत में अमेरिका में कितने केंद्रीय बैंक कार्य कर रहे हैं और अगर कार्य अधिक केंद्रीय बैंक कार्य कर रहे हैं तो उनके उनके कार्य करने का कारण क्या है, इससे संबंधित आप जरूर हमें इन्फॉर्म करिए। अगली क्लासेस में हम इससे जुड़ा हुआ फिर से आपके साथ प्रश्न की चर्चा करेंगे। जो भी छात्र इस क्लासेस से जुड़ रहे हैं वो क्लासेस के दौरान कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और अपना सेमेस्टर और अपना रोल नंबर जरूर मैसेज करें, जिससे कि उनके अटेंडेंस के बारे में रजिस्ट्रेशन किया जा सके, उनके अटेंडेंस को डिमार्क किया जा सके। आइए छात्रों, इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्लासेस का जो मूल विषय है जिस पर आज हमें चर्चा करनी है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित अध्ययन को लेते हैं। छात्रों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था अर्थात केंद्रीय बैंक है। पहले भी आपके साथ चर्चा में शामिल किया गया है कि केंद्रीय बैंक ही उस देश की सबसे बड़ी मौद्रिक संस्था होती है और भारत की सबसे बड़ी मौद्रिक संस्था के रूप में केंद्रीय बैंक है। तो इस नाते हम ये कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर जो 1926 को प्रेषित की गई थी के आधार पर किया गया है। इस तथ्य को जरा ध्यान रखिएगा कि हिल्टन यंग कमेटी का रिकमेंडेशन जो है वो 1926 को पास किया गया था। उसके आधार पर भारतवर्ष में 1934 को आरबीआई अधिनियम स्थापित किया गया और उसके आधार पर भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह साल 1935 था। तो 3 तिथियां आप यहाँ ध्यान रखने योग्य है। पहला, हिल्टन यंग कमीशन का रिकमेंडेशन कब आया, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब का है और तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्या है। विधि के छात्रों के लिए आरबीआई एक्ट कब पारित किया गया, 1934 में पारित किया गया। आरबीआई की स्थापना कब की गई, 1935 को की गई और ये किस सुझाव पर था, 1926 के सुझाव पर था, जिसको हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर कहा जाता है। भारत की इस अधिनियम के तहत अर्थात आरबीआई एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय मुद्रा और वित्त नियंत्रण करने का अधिकार है। जिस कमीशन के द्वारा इसको किया गया उसको हम लोग रॉयल कमीशन भी कहते हैं। जो देश के केंद्रीय बैंक हैं उसको स्थापित करने के लिए, उसके कार्यों को संपादित करने के लिए जो अधिकार की पूरी प्रक्रिया की चर्चा करता है। अब आजादी के बाद हमारे इस रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीय अधिग्रहण कर लिया गया, वह तिथि 1 जनवरी 1949 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से यह बैंक भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। उसके बाद इस बैंक में किसी भी प्रकार की प्राइवेट पूंजी नहीं है। थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूं, प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है वो कोलकाता में स्थापित था, लेकिन बाद में इसे अस्थायी रूप से भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ किया गया था।
उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी शेयरधारकों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथ में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में से शेयर के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और जितने भी शेयरधारकों के हाथ में इसकी पूंजी थी, उस 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जितने भी शेयरधारकों के हाथ में थी, उसे भारत सरकार ने खुद क्रय कर लिया और उनके मूल्य का भुगतान उन्हें वापस कर दिया। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी शेयर, पूरी की पूरी पूंजी अब भारत सरकार के हाथ में है और इसी को कहते हैं राष्ट्रीयकरण कर लेना। इस राष्ट्रीयकरण के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार से प्राइवेट कंपनियों के, किसी भी प्रकार के प्राइवेट निवेशक के हाथ में उसकी शेयर नहीं है। तो यह पूर्णतः सरकारी राष्ट्रीयकरण, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में है। आरबीआई भारत की विदेश रिजर्व बैंकों का देखरेख करती है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, ऋण नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। ये कुछ जो केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य हैं, उन कार्यों का संपादन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार से जुड़ी हुई इकाइयों को भी देखती है, नोट की छपाइयों से जुड़ी हुई कार्य को देखती है, पैसों की आपूर्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है। जितने भी केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य हैं, उन समस्त कार्यों का संपादन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये इसके महत्व को स्पष्ट करता है छात्रों। अब आइए, अगर इतनी बातें हमारे आपके सामने स्पष्ट हो गई हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत का मुख्य केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में भी देख लेते हैं जो आरबीआई के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उन कार्यों को देखते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। आपके सामने तालिका के रूप में छात्रों, टेबल के रूप में स्पष्ट है। आप देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मूलतः 6 कार्यों का संपादन किया जाता है। पहला है, आप देख सकते हैं, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर्स है, इसके रूप में कार्य करता है। सर्वाइवल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय नीति का पूरा सुपरविजन करता है। आगे है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है, बैंकर्स का बैंक के रूप में करता है, इशूइंग ऑफ द करेंसी का कार्य करता है और मॉनेटरी पॉलिसी का कार्य करता है। ये 6 कार्य हैं जिनको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संपादित किया जाता है। इसके अलावा समय बदलने के साथ साथ कुछ विशेष कार्यों को भी यह संपादित करता है, जिसे हम चलन में कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का अन्य कार्य। तो ये 6 कार्य और एक कार्य मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया, अन्य कार्य, जिसमें बहुत प्रकार के विकासात्मक कार्यों को शामिल किया गया है। ये 7 कार्य आरबीआई के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संपादित किए जाते हैं। आइए इस तथ्य में उन्हीं विचारधारा को देखने की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये सारे कार्यों को, जिन कार्यों की हम आपसे बात कर रहे हैं, इन कार्यों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य का संपादन किया जाता है, कौन कौन से कार्यों को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के हाथों में है। पहला कार्य देखते हैं, जैसा कि आपके सामने स्पष्ट है छात्रों, मुद्रा जारी करना। हम सबको मालूम है कि केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य जो है वो मुद्रा के निर्गमन का है। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कार्य सबसे प्रमुखता से किया जाता है, जो कार्य सबसे प्रमुख रूप से किया जाता है, उस कार्य को हम केंद्रीय बैंक के कार्य के रूप में कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी इस कार्य को संपादित करता है। भारत के लिए जितनी भी रुपये के निर्गमन का कार्य है, जितना भी नोट निर्गमन का कार्य है, वो सारे के सारे कार्यों को संपादित करने का कार्य आरबीआई करता है। इसके तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिस प्रक्रियाओं को पालन करके आरबीआई नोट के निर्गमन का कार्य करता है। आपके सामने उसी से संबंधित एक विवरण स्पष्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश के नोट के छापने का एकाधिकार है। उसके पास 1 रुपए की नोट, जिसे हम भारत की करेंसी कहते हैं, भारत की पहली नोट कहते हैं, सबसे छोटी डिनोमिनेटर की नोट्स कहते हैं, इसके छोड़ करके बाकी सभी नोटों को जारी करने का अधिकार है। क्योंकि 1 रुपए की नोट का जो संचालन है वह भारत का वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए की नोट को जारी करने वाला भारत का वित्त मंत्रालय। इसे छोड़ करके 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और वर्तमान में 2000 रुपए। इसके अलावा बीच में 1000 रुपए की नोट और 5000 रुपए तक की नोट, इतने प्रकार के नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जा चुका है। इस नोटों को जारी करने अथवा छपाई करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो सिद्धांत फॉलो किया जाता है, जिस सिद्धांत को आधार बनाया जाता है, वो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है। 2 प्रणाली है छात्रों नोट निर्गमन करने के लिए, जो विश्व के तमाम केंद्रीय बैंक अडॉप्ट करते हैं। पहला है जिसे हम मिनिमम रिजर्व स्टैंडर्ड कहते हैं, और दूसरा हमारा आता है जिसको हम गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड कहते हैं या गोल्ड रिजर्व सिस्टम कहते हैं। एक देश वह जितना रुपया छापता है उतने के बराबर में गोल्ड करेंसीज को अपने पास रखता है।
दूसरा सिद्धांत यह है कि एक न्यूनतम धनराशि को रख करके वो जितनी आवश्यकता हो उसके बराबर का नोट छाप सकता है। प्राय विकसित देशों के द्वारा जितना नोट निर्गमन किया जाता है उतने के बराबर में धनराशि उनके पास रिजर्व रखती है, इसी नाते उनका मुद्रा का कोष ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा मजबूत होता है। भारतीय रिजर्व बैंक या विकासशील देशों की मैं बात कर रहा हूं, विकासशील देशों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है, इसी के कारण वह जो दूसरी प्रणाली है जिसको हम लोग न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, उसको अपनाते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक भी इसी प्रकार की प्रणाली को अपनाता है। भारत सरकार के पास कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जिसे 1957 के रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया था। इसमें सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में करीब करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, न्यूनतम संपत्ति को रखने की अनिवार्यता है। उसके बाद जितना मन चाहे उतना नोटों को निर्गमन कर सकता है। उसमें से जो भारत सरकार के पास जो धनराशि है वो 115 करोड़ रुपए का सोना है और बाकी 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा के रूप में संचित धनराशि है। इस प्रकार से 200 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसे रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से जितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है उतना मुद्रा को छाप सकता है। हालांकि वह ऐसा करता नहीं है, इसके लिए उसे भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और बाजार की मांग और पूर्ति की स्थिति को देखना पड़ता है। तो इसीलिए भारत सरकार और आरबीआई बहुत आवश्यकता के अनुरूप ही मुद्रा को छापने का कार्य करती है, स्वेच्छा से अत्यधिक मुद्रा को नहीं छापती है। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर मुद्रा चलन में ज्यादा होगी तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन ज्यादा होगा और अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा बाधक है। इसी कारण 200 रुपए के बिहाफ पर असीमित रुपया छापने का कार्य आरबीआई नहीं करती है, वो उसके लिए भी एक अच्छी मात्रा में कोष अपने पास रखती है। यह तो भारत के आरबीआई का पहला कार्य है, भारत के केंद्रीय बैंक का पहला कार्य है। अगला कार्य जो केंद्रीय बैंक का है छात्रों, उसको देखने की बात करते हैं, वह है भारत सरकार का बैंकर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि भारत सरकार एक संस्था है, एक सरकारी संस्था है, तो इस प्रकार का राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के बैंकर्स के रूप में भी उस देश का केंद्रीय बैंक कार्य करता है। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते इस कार्य को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता पूर्वक करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके तहत वह भारत सरकार और राज्यों के बैंक और एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्यों को करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी प्रदान करता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का भी प्रबंधन करता है। तो एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह भारत सरकार का बैंक है, यह भारत सरकार के एजेंट के रूप में यह कार्य करता है, सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय बैंक के नाते आरबीआई का दूसरा प्रमुख कार्य है। अगला है बैंकों का बैंक सोने है। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि भारत का रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है यह उस देश के अंतर्गत संपादित होने वाले समस्त व्यापारिक बैंकों का बैंक होता है। तो आरबीआई भी हमारे इसी प्रकार के कार्यों को करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है और उनके पैसे का प्रबंधन का कार्य करता है। तो इसलिए इसके तीसरे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हम ये मानते हैं कि यह बैंकों का बैंक है। और ये चौथा कार्य देखते हैं जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है, उसे हम कहते हैं केंद्रीय नियंत्रण, क्रेडिट नियंत्रण का कार्य, अर्थात साख नियंत्रण का कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर अत्यधिक क्रेडिट को जारी करने के लिए नियंत्रण स्थापित करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसे प्रबंधित करने का कार्य करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह देश के प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनिमय करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है और इससे देश के में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है, तो वह अपने क्रेडिट मौद्रिक नीति को या जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे कठोर कर देता है, जिसके माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति सख्त हो जाती है, पैसे की आपूर्ति की कमी आ जाती है और इससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति भी कम हो जाती है और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाने के कारण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो यह तो क्रेडिट नियंत्रण का कार्य है, अर्थात साख नियंत्रण का कार्य है। इस नीति के तहत जो पॉलिसी अपनाते हैं उस पॉलिसी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है गुणात्मक नियंत्रण और दूसरा है परिमाणात्मक नियंत्रण।
इन दोनों नियंत्रण के तहत जो कार्य संपादित किए जाते हैं वो आपके सामने तालिका के रूप में स्पष्ट है। क्रेडिट नियंत्रण के तरीके जो आरबीआई के द्वारा संपादित किया जाता है, पहला है गुणात्मक नियंत्रण। इसके तहत 4 कार्य अपनाए जाते हैं। पहला है बैंक दर का तय करना, जिसमें आप जानते हैं रेपो दर, रिवर्स रिपो दर को निर्धारित किया जाता है। अगला है नगद अनुरक्षित अनुपात, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, CRR भी कहते हैं, इसे मॉनिटर करना, इसको नियंत्रित करना। और अगला है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे मेंटेन करने का काम इन तीनों नीतियों के द्वारा गुणात्मक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और चौथी अंतिम नीति है जिसे हम लोग खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो सरकारी संपत्तियों को बेच करके बाजार की मुद्रा को वापस ले लेना। और अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो गई है तो प्राइवेट कंपनियों को संपत्तियों को खरीदना, जिससे बाजार में मुद्रा की इशूइंग ज्यादा हो जाए। तो इससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य भी आरबीआई करती है। दूसरा कार्य है जिसको हम लोग परिमाणात्मक नियंत्रण कहते हैं। मार्जिन मनी के अंतर को बढ़ा करके भी इस कार्य को किया जाता है। अगला है क्रेडिट राशनिंग के द्वारा भी इस कार्य को किया जाता है। और तीसरा है नैतिक दबाव के द्वारा। इन तीनों नीतियों के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल का कार्य किया जाता है। जब हम साख नियंत्रण पर चर्चा करेंगे तो इन सातों नीतियों का, जो गुणात्मक नीति है और परिमाणात्मक नीति के द्वारा जो सातों मेजर है, इनकी चर्चा आपको अलग से संपादित की जाएंगी, बताई जाएंगी। आइए अगले कार्य के रूप में चलते हैं, जहां विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षण का कार्य है। यह भी किसी देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा अहम कार्य है और वो भारत की केंद्रीय बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस कार्य को संपादित किया जाता है। छात्रों, विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी बैंक की मुद्राओं को खरीदता है और बेचता है, और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी प्रदान करता है। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा को बेचता है, जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है और भारत में विदेशी मुद्रा की मात्रा को बढ़ा लेता है। वर्तमान समय में विदेशी मुद्रा भंडारण लगभग भारत सरकार का 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में संचित धनराशि है। तो इसे संचय करने का भी कार्य, इसे इस प्रकार से भंडारण करने का भी कार्य, किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा को भंडारण करने का कार्य आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है, जो भारत के केंद्रीय बैंक के नाते आरबीआई के द्वारा संपादित किया जाता है। छठवां कार्य बैंकों के नियंत्रण का कार्य है। क्योंकि जितने भी बैंकिंग संस्थान हैं उनका निगरानी करता, उनका संचालन करता केंद्रीय बैंक ही है, आरबीआई ही है। तो इन बैंकों के नियंत्रण का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। किसी भी इकाई को जिसे भारत के बैंकिंग कारोबार का संचालन करना होता है, उसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करनी होती है। यह बैंक को अधिनियम के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल करके बैंकों के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, बैंकों को नियंत्रित करने वाली इकाई के रूप में कार्य करता है। यह दिशा निर्देश जारी करता है तथा निरीक्षण करता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रबंधन पर नियंत्रण रखता है। यह आरबीआई का प्रमुख कार्य है, जिसको हम बैंकों के नियंत्रण के कार्य के रूप में मानते हैं। तो यह था आरबीआई का छठवां कार्य, जो अभी तक हम लोगों ने कंट्रोलर ऑफ द बैंक्स के रूप में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने आपसे बताया था सातवां कार्य भी आरबीआई करता है, जिसको हम लोग अन्य कार्य कहते हैं। क्योंकि किसी भी देश की स्थिति, किसी भी देश की आर्थिक परिस्थितियां हर देश के लिए एक समान जैसी नहीं होती है। आरबीआई की भारत में भी इसी प्रकार से जो नीतियां हैं उसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो भारत की नीतियों के आधार पर जो आरबीआई के द्वारा प्रमुख कार्य केंद्रीय बैंक के रूप में किए जाते हैं, उसे अन्य कार्यों में हम रख सकते हैं। उसे ही आपके सामने स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक कई अन्य विकास संबंधी कार्यों को भी करता है। इस कार्यों में कृषि के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि को ऋण अनुमोदित करना, कार्यान्वित करना, जो कि आरबीआई की एक शाखा है, आपने सुना होगा नाम, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के तहत स्थानांतरित करता है। सरकारी प्रतिभूतियां और व्यापारिक बिलों को खरीद और बिक्री का कार्य करता है। सरकारी खरीद के लिए ऋण देना, मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है
और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी करता है जहां जहां भी मौद्रिक आवश्यकता होती है। ये भारत सरकार के तरफ से विश्व के समस्त मौद्रिक संस्थाओं में भारत के मौद्रिक इकाई के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि आईएमएफ में यह भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है। तो यह आईएमएफ के भारत के अन्य कार्यों में से शामिल है, आरबीआई के भारत के स्थान पर कार्यों के रूप में शामिल है। तो ये था आरबीआई के प्रमुख कार्य। अब एक बात आती है, अगर किसी भी केंद्रीय बैंक की बात हो रही हो और उसके मौद्रिक नीति की बात ना हो तो ये चैप्टर ही अधूरा रह जाता है। उसी के तहत मैं आपके सामने यह भी स्पष्ट कर रहा हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी भारत के लिए मौद्रिक नीति का संचालन करती है। अलग से मौद्रिक नीति क्या होती है उसकी चर्चाएं हम अलग से चैप्टर में शामिल करेंगे, अलग से लेक्चर में शामिल करेंगे। यहाँ एक छोटा सा सूक्ष्म अध्ययन के रूप में हम ये आपके सामने रखते हैं, मौद्रिक नीति होती क्या है और मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। किसी भी देश में मुद्रा के मांग और पूर्ति के अनुसार मुद्रा की उपलब्धता को पूरित करना मौद्रिक नीति कहलाती है। आपके सामने स्पष्ट है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है, या मुद्रा आपूर्ति की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा तैयार किया जाता है मानते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आरबीआई के नेतृत्व में कार्य करती है, जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह मनी फ्लो को नियंत्रित किया जाता है। इस नियमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है। सरल भाषा में हम समझे तो मुद्रा और ऋण की आपूर्ति, लागत और उपयोग का नियंत्रण और कम और स्थिर मुद्रास्फीति के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीतियां तैयार की जाती हैं। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में मौद्रिक प्राधिकरण मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है, और एमपीसी द्वारा तैयार मौद्रिक नीतियों को संचालित करता है, और जिसके माध्यम से मुद्रा आपूर्ति तथा ब्याज दर आदि का नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि इन्हीं आर्थिक नीतियों के आधार पर मुद्रास्फीति, खपत, विकास और तरलता, इस अंग्रेजी भाषा में इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी कह सकते हैं, जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों का पूरित करने का कार्य जो सरकार के बिहाफ पर होता है वो भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस नाते हम ये कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत के मौद्रिक संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति निर्धारक संस्था के रूप में कार्य करता है। इसके तहत जो ये प्रमुख कार्य संपादित करता है वो आपके सामने इस प्रकार से है। इसका महत्व क्या है, जिस नीतियों को संपादित करता है मौद्रिक नीतियों का, उसका महत्व क्या है आपके सामने स्पष्ट है। मौद्रिक नीति के माध्यम से जिन महत्वपूर्ण कार्य को केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक के द्वारा संपादित करने का प्रयास किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वो कुछ कार्य इस प्रकार से हैं। पहला, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को निर्धारित करता है, आपूर्ति को तय करता है, आपूर्ति को करने वाला इकाई के रूप में कार्य करता है। दूसरा, महंगाई पर नियंत्रण करना और कीमत को स्थिरता लाने का कार्य भी यह करता है। अगर बाजार में महंगाई आ रही है तो मुद्रा को नियंत्रित करने का कार्य, बाजार में मंदी आ रही है तो उसके लिए मुद्रा को प्रबंधित करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि बाजार में महंगाई की दर को नियंत्रित करने का कार्य या कीमतों को स्थिरता प्रदान करने का कार्य केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आर्थिक रणनीति निर्धारण का कार्य है वह भी भारत की केंद्रीय बैंक के द्वारा या भारत के आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। आर्थिक विकास की दर के निर्धारण के लिए कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। बाजार में कीमतों के बढ़ जाने से, बाजार में आर्थिक चक्र में आने वाली बाधाओं के रूप में भी जो समस्या आती है, इन समस्त समस्याओं के निराकरण का कार्य, समस्त समस्याओं के प्रबंधन का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, जो इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक शामिल है। छात्रों, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि किसी भी देश के रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए यह कहा जाता है कि उस देश की बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक प्रणाली जितना सुदृढ़ होगी, रोजगार के अवसरों में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। तो आरबीआई कहीं न कहीं रोजगार से संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए, आरबीआई रोजगार से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है, और उस कार्य के तहत जो है आरबीआई एक सुदृढ़ मौद्रिक नीति का संपादन करता है, जो केंद्रीय बैंक होने के नाते इसके प्रमुख कार्यों में से एक है। साथ ही साथ छात्रों, यह नियमों के माध्यम से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के लिए भी दिशा निर्देश जारी करता है, जो कहीं न कहीं कर्ज की लागतों को बढ़ाता अथवा घटाता है। जब बाजार में
अधिक कर्ज उपलब्धता हो जाती है, साख उपलब्ध हो जाती है, तो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन करके ये कर्ज को महंगा कर देता है। ऐसी स्थिति में बाजार में कर्ज आसानी से नहीं मिलते हैं, तो कर्ज अतिरिक्त जो ऋण उपलब्ध है, साख उपलब्ध है, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित होता है। दूसरी तरफ अगर यह देखता है कि बाजार में कर्ज की मात्रा कम है, साख की मात्रा कम है, इससे अर्थव्यवस्था के विकास को बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यह रिपो और रिवर्स रिपो दर को सहज कर देता है, जिससे अधिक मात्रा में ऋण की उपलब्धता बाजार में आ जाती है। एक्सेस क्रेडिट सर्कुलेशन बाजार में आ जाता है, जिसके कारण जो मंदी का दौर था वो दूर हो जाता है। तो इस रूप में भी आरबीआई कार्य करने का कार्य करता है। अगला है, आरबीआई जब मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को घटाता है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और बाजार में नकद बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है। तो मंदी के दौर में भी उस मंदी के दौर को हटाने का कार्य, उस मंदी के दौर को नियंत्रित करने का कार्य, उस मंदी के दौर को प्रबंधित करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का कार्य आरबीआई के द्वारा संपादित किया जाता है। यह भी आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में प्रमुख कार्यों में से एक है। और अंतिम रूप में छात्रों कह सकते हैं जो मौद्रिक नीति का महत्व है वो यह है कि आरबीआई जब मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाता है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे बाजार में नकद कम होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। एक तरफ तो आपूर्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, दूसरी तरफ अगर बाजार में देखता है आपूर्ति ज्यादा बढ़ गई है तो ब्याज दर को बढ़ा करके आपूर्ति को घटाने का कार्य करता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को और अर्थव्यवस्था में अति तेजी की स्थिति को, दोनों को प्रबंधित करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दोनों के प्रबंधित करने से संबंधित जो भी मौद्रिक नियंत्रण का कार्य है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वह नीति है जो आर्थिक तंत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बैकबोन्स का कार्य करती है, रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। और इस रूप में, इस भूमिका में आरबीआई एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में, एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, महत्वपूर्ण इकाई के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी भूमिका अदा करता है। तो इस रूप में हम देख करके यह कह सकते हैं कि आरबीआई एक केंद्रीय बैंक के रूप में भारत के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता आया है। अब अगर इन सारे कार्यों को देखा जाए तो छात्रों यहां तक स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी केंद्रीय बैंक के कार्य हैं उस समस्त कार्यों को संपादित करने में आरबीआई अपनी प्रमुख भूमिका को अदा कर रहा है। इसी तथ्य के आधार पर हम आरबीआई को भारत के प्रमुख केंद्रीय बैंक की संस्था के रूप में अध्ययन भी कर लेते हैं, जो आज की चैप्टर का, आज के अध्ययन का प्रमुख कारण था। अब एक यक्ष प्रश्न बनता है, क्या आरबीआई अपने कार्यों को, अपने मौद्रिक कार्यों को, केंद्रीय बैंक के रूप के कार्यों को करने में सफल रहा है अथवा नहीं सफल रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद या इस पूरे के पूरे व्याख्या को पढ़ने के बाद थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाइए। जो पीजी के छात्र इस क्लासेस से जुड़ रहे हैं उनको यह एक प्रश्न दिया जाता है कि जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के यह मुझे प्रेषित करने की कोशिश करें, क्या भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने में, संपादित करने में सफल रहा है? यदि हाँ तो उसके पक्ष में तर्क दीजिए, यदि ना तो उसके पक्ष में तर्क दीजिए। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज करिए, मैं आपको जरूर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इससे जुड़ा हुआ एक अलग से क्वेश्चन सीरीज आपको डाली जाएगी, एक अलग से एक वीडियो आपके सामने प्रेषित किया जाएगा। तो यह चूंकि ये अब जिस प्रश्न की श्रृंखला में, जिस विषय की श्रृंखला में हम चल रहे हैं छात्रों, ये विषय की श्रृंखला अब हमारे और आपके आपसी संबंध पर आधारित है। कितनी चर्चाएं आपके साथ हो रही हैं, उन चर्चाओं का आपका रिएक्शंस क्या है, कितना आप तक बातें समझ में आ रही हैं, उस कड़ी को जोड़ने के लिए और कहीं ना कहीं इस हमारे और आपके संबंध को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह श्रृंखला अब आपके साथ जोड़ी जा रही है। आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस क्लासेस की चर्चा आपके साथ हो रही है उस उद्देश्य को पूरित कर पाने में मैं सफल हो रहा हूँगा। इसीलिए जिन प्रश्नों को देखा जाता है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उस प्रश्न से जुड़ा हुआ आपके साथ अध्ययन किया जाता है। आगामी सत्रों में आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जुड़े हुए हैं, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो जरूर इस प्रश्न को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और अपने कमेंट, अपने क्वेरीज आपके कंपटीशन एग्जाम से जुड़ा हुआ मुझे प्रेषित करने की कोशिश करिए, जिससे कि हम आपके समक्ष अपने इस प्रभावी लेक्चर्स को और अधिक अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें और आपके क्वेरीज के आधार पर इस लेक्चर सीरीज को बढ़ा सकें। जो भी छात्र इसके साथ जुड़ रहे हैं उन छात्रों से सजेशन है, उन छात्रों से निवेदन है कि इस श्रृंखला को अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और अधिक लोगों तक इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की कोशिश करें। जो भी देख रहे हैं इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखने की बात करें, ताकि इस परिवार का एक विस्तार हो सके
आज की क्लासेस के लिए इतना ही छात्रों। आशा करता हूं कि जो भी बातें आपके सामने लेक्चर सीरीज के रूप में रखा जा रहा है वो आपको समझ में आ रही होगी, और यह लेक्चर आप तक अपनी मूल उद्देश्य को लेते हुए, मूल लक्ष्य को लेते हुए पहुंच रहा होगा। अगर जैसा भी हो आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर मैसेज करें। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।